बाल्टरकृत हितकारिणी सभा, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो बाल्टर है ये कौन था, इसके ऊपर ये क्वेश्चन क्यों बनता है हर बार, बाल्टरकृत और हितकारिणी सभा का नाम आगे कैसे बदल दिया गया, इन दो बातों को हम देखेंगे। तो ये बाल्टर जो है ना, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, और अंग्रेज अधिकारी नहीं, ये बाद में कार्यवाहक एजीजी भी बनता है, और बाद में जाके बाल्टरकृत हितकारिणी सभा जो है इसको लीड भी करता है। कैसे करता है वो देखिए। तो सबसे पहले बाल्टरकृत हितकारिणी सभा ये 1888 में अजमेर में स्थापित की गई, लेकिन कैसे ये देखिए। तो सबसे पहले ये जो बाल्टर है, ठीक है, मेजर बाल्टर, ये मध्य मेवाड़ में रेजिमेंट नियुक्त होता है, रेजिमेंट नियुक्त होता है। और जब ये रेजिमेंट नियुक्त हो गया ना, जब ये रेजिमेंट नियुक्त हो गया था, तो इसके द्वारा यहां पर बहुत ही अच्छा शानदार काम किया गया, कई सालों तक इसके द्वारा कार्य किया गया। बताते हैं कि 79 में नियुक्त हुआ था, और 1887 तक ये जो है यहां पर काम करता रहता है रेजिमेंट के रूप में। इसकी सेवाएं बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको कार्यवाहक एजीजी भी बनाया गया। राजस्थान का क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक एजीजी भी बनाया जाता है। और देखो ये एजीजी की पोस्ट कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है, तो 1887 में इसको क्या बना दिया गया, एजीजी बना दिया गया। और जब एजीजी इसको बना दिया गया तो इसे पता चल गया कि इसकी पावर जो है ना, उसका मुझे अब इस्तेमाल करना चाहिए, और इसने इस पावर का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया। इसने क्या किया, इसने जो राजपूत क्षेत्र हैं उस समय के राजपूत राजाओं के समय सामाजिक कुरीतियों को देखा, और जब इसने सामाजिक कुरीतियों को देखा था, जब ये रेजिमेंट था, तो इसे बड़ा दुख होता है कि भैया देखो कैसी कैसी गलत प्रथाएं राजपूतों में प्रचलित हैं। मृत्यु भोज की प्रथा राजपूतों में प्रचलित है, टीका की प्रथा राजपूतों में प्रचलित है, रीत की प्रथा राजपूतों में प्रचलित है, और चारण और भाटों को जो देह है वो भी प्रचलित है। तो वो समझते थे कि अब मैं एजीजी बन गया तो क्यों ना मैं इनमें सामाजिक सुधार का कार्य करूं। स्वाभाविक सी बात है, आपके पास जब पावर आ जाती है तो आप भी सोचते हैं कि इतने सालों से ये जो चीज चली आ रही है क्यों ना इसे बंद कर दिया जाए। तो फिर बाल्टर क्या करता है, बाल्टर ने अजमेर से एक पत्र जारी किया, एक पत्र जारी किया। अच्छा, उसमें यह आदेश निकाला गया कि भाई मुझे प्रत्येक रियासत जो है, उस प्रत्येक रियासत के क्षेत्र से जहाँ जहाँ इन सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ से एक चारण और एक, तो पत्र जारी किया, एक चारण और एक जागीरदार अजमेर बुलाया, क्योंकि खुद अजमेर में था। तो उन्होंने क्या किया, ये बुलावा पत्र भेज दिया कि हमको एक चारण और एक जो जागीरदार है वो कम से कम यहाँ पे आए, ताकि हम उसको समझा सकें कि ये सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं वो कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं, कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं। इसलिए इसने ये पत्र जो है, बुलावा जो है वो भेजा। ठीक, अब जैसे ही ये पत्र बुलावा पहुँच गया तो 9 मार्च 1888, ये तिथि आपको रट लेनी है, 9 मार्च 1888। इस 9 मार्च 1888 को अजमेर में 41 प्रतिनिधि जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। कितने? 41, 41। 8 मार्च 1841 को अजमेर में 41 प्रतिनिधि मतलब सदस्य एकत्रित हुए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इकट्ठा कौन कौन हुए थे,
इंपॉर्टेंट ये है गए कौन कौन नहीं थे इसमें। भाई 41 सदस्य वहाँ पहुँचे, बड़ी बात है, राजस्थान से सब जगह के प्रतिनिधि पहुँचे, हर रियासत से। लेकिन यहाँ पर 3 रियासतें एब्सेंट मार गई, नहीं गई। उनमें 2 रियासत तो अपनी पूर्वी राजस्थान की भरतपुर और धौलपुर थी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारा क्या काम है इसमें, राजपूतों का काम हो रहा है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, भरतपुर धौलपुर, ये तो इस कारण हो गई। और एक और रियासत थी जिसका नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, तो प्रश्न आता है जो गई थी उनके तो भाई 41 गई, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कौन कौन सी रियासतें नहीं गई थी या किसने भाग नहीं लिया था। तो भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये भरतपुर धौलपुर जाट बाहुल्य क्षेत्र था और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है ये आदिवासियों के बाहुल्य क्षेत्र थे, इसलिए इन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो 3 रियासतें इसमें शामिल होने के लिए नहीं जाती हैं। यहाँ क्या हुआ, चर्चा होती है। अच्छा, चर्चा किस सब्जेक्ट पे हुई? पहली बात मृत्यु भोज, ठीक है, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। दूसरी चर्चा जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करो, ठीक है। अब देखो, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना इतना आसान नहीं था। सामाजिक लोग जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि भाई हमारी परंपराओं में दखल दिया जा रहा है। इसलिए वाल्टर चाहता तो खुद आदेश निकाल सकता था, लेकिन आम समर्थन के साथ करना चाहता था। इसलिए उसने जो चारण है और एक एक जागीरदार है अपने अपने जो क्षेत्र के प्रभावशाली, उनको यहाँ बुलाया ताकि इसका प्रचार प्रसार जो है वो व्यापक स्तर पर किया जा सके। अब देखो, आप बिना जन समर्थन के कोई काम करते हैं ना, जिसमें जनता का समर्थन नहीं होता, तो उसका बहुत भयंकर क्या होता है, विरोध होता है। ठीक है, चलिए अब हो गई, कोई बात नहीं। फिर 22 फरवरी 1889 को पुणे सभा आयोजित की गई, ताकि पुणे सभा आयोजित दोबारा बुलाया गया सभी को। पिछली बार के रिजल्ट पूछे गए कि भाई हमारी जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या काम किए, कितना हमारे जो प्रयास थे वो सफलतापूर्वक रहे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ नियम बना दिए। इस बार कुछ नियम बना दिए और भाई वो नियम ना बहुत आज के समय के हिसाब से बहुत ठीक ठाक नियम जो हैं वो बनाए गए। देखो, पहला नियम ये बना दिया गया कि कोई भी राजपूत जो है अगर उसने शादी कर ली है तो दोबारा शादी नहीं करेगा, यानी कि बहुपत्नी प्रथा जो है वो समाप्त। तो एक से अधिक शादी पर रोक, ठीक है, एक से अधिक शादी पर रोक। कोई भी एक से अधिक शादी नहीं करेगा। जो पहले चलन था ना कि भैया एक से ज़्यादा शादी कर लेते थे, 2 कर लेते, 3 कर लेते, अब उन पर क्या लग गई, रोक लग गई। सबसे इंपॉर्टेंट काम। दूसरा इन्होंने ये कहा, एक और जो गलत प्रथा चरण में थी, अगर पुत्र या पुत्री, ठीक है, संतान के संदर्भ में था, अगर पुत्र और पुत्री प्राप्त नहीं होते हैं, तो अगर पुत्र और पुत्री प्राप्त नहीं होते हैं तो कोई राजपूत 45 वर्ष से पहले दूसरा विवाह नहीं करेगा, देखो, ये बहुत से लोगों पे कारण होता था कि साहब हमारी जो पहली पत्नी है ना उससे संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, संतान पैदा नहीं हो रही, इसलिए हमको संतान के लिए दूसरी पत्नी चाहिए। तो उसमें भी इन्होंने नियम बना दिया कि 45 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, 45 साल के बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या डाल दी, टर्म एंड कंडीशन डाल दी गई कि भैया आप जो हैं वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते, आपको 45 साल जो है वो क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा ये भी नियम बनाया गया कि विवाह में 20 से ज़्यादा बाराती नहीं लेके आने हैं। विवाह में 20 से अधिक बाराती, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड नियम था क्योंकि 20 बाराती थोड़े कम पड़ जाते हैं। हाँ, 100-50 लोग का तो हो सकता है, लेकिन 20 लोग जो हैं वो
थोड़े ज़्यादा ही कम है ना। अगर दोनों पक्षों को भी मिला लें तो 100 के आसपास तो हो सकता था, लेकिन यहाँ थोड़ा इस नियम को भी लागू किया गया। चौथा नियम जो है ना वो ये बनाया गया कि अंतिम संस्कार व मृत्यु भोज, अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज में आय से अधिक खर्चा नहीं। अब इस लाइन का मतलब समझ जाओ। इस लाइन का मतलब यह था कि जो अंतिम संस्कार है ना, कई लोग शाही तरीके से अंतिम संस्कार करते थे, पूरे गाजे बाजे के साथ अंतिम संस्कार करते थे और अंतिम संस्कार में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते थे। उनको शाही कपड़े पहना के अंतिम संस्कार के समय बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जाते थे। कई बार बहुत सारी चीज़ें अग्नि में डाल दी जाती थी, बहुत से आभूषण जो है वो उसके साथ रख दिए जाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंतिम संस्कार में होती। तो कहा कि ये खर्चीला सौदा है, सादा तरीके से अंतिम संस्कार करो। दूसरा क्या है, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज जो है इसको बंद करो। मृत्यु भोज क्या है, इसको बंद करो। अगर कहते हैं कि नहीं साहब हम तो 12 जो बामन है ये इनको खाना खिलाना चाहते हैं, या हम थोड़ा बहुत जो अपने घर परिवार के सदस्य हैं इनको खाना खिलाना चाहते हैं, तो वो तुम कर सकते हो, लेकिन वो एक आय से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं भाई 4-5 गाँव के लोग आ रहे हैं, 10,000 लोगों का आपने खाना खिला दिया, ये मृत्यु भोज में आपको नहीं करना। तो मृत्यु भोज में ये सारे जो रोक टोक हैं, ये सारे जो सामाजिक सुधार के कार्य हैं वो बाल्टर के द्वारा की करवाए जाते हैं सामाजिक सहयोग से। और ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत बड़ी बात होती है उस समय। देखिए आगे अगला जो महत्वपूर्ण काम किया गया, शादी की एज फिक्स की गई। शादी की उम्र फिक्स की गई। अच्छा क्या की गई, देखो शादी की उम्र फिक्स जो है, शादी की उम्र में जो लड़का है उस लड़के की 18 वर्ष कि भाई 18 वर्ष से कम छोटा लड़का नहीं होना चाहिए। और लड़की जो है ना वो लड़की 14 वर्ष कि लड़की जो है वो 14 वर्ष से, लड़की जो है वो 14 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये उस समय राजपूतों में सुधार लाने के प्रयास के लिए बाल्टर कृत हितकारिणी सभा करती है। इसके अलावा एक और काम किया गया, क्या इंपॉर्टेंट जो काम है वो किया गया। देखिए राजपूत हितकारिणी सभा का नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम, नया नाम क्या रखा, देखो यहाँ लिखते हैं नया नाम। नया नाम क्या होता है, नया नाम था बाल्टर कृत, इसमें शब्द जोड़ा गया था राजपुत्र, ठीक है। बाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो इस बार इसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना कि बाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है उसका नाम, नया नाम क्या रखा गया था, बाल्टर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा। राजपुत्र जो है वो लगाया गया था, राजपुत्र हितकारिणी सभा, ठीक है। तो ये सारे प्रयास जो हैं इसमें सुधार के लिए किए जाते हैं। और ये भी प्रावधान किया गया था कि भैया हर साल जो है इसकी मीटिंग आयोजित की जाएगी और हर साल उस मीटिंग में आपको रिपोर्ट देनी होगी कि भाई इन सुधारों से कितने अधिक प्रयास जो हैं वो किए गए। तो राजपूतों के अंदर सुधार के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो है वो बाल्टर के द्वारा उठाया गया था। और बाल्टर ने राजपूतों में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के बहुत ही अच्छे सार्थक प्रयास किए उस समय, ठीक है। अब तो और ज़्यादा बेहतर सुधार हैं वो होनी चाहिए। अगर कुछ सामाजिक कुरीतियाँ बची हैं तो उनको भी खत्म कर देना चाहिए। तो ये थी अपनी बाल्टर कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल के जो है वो राजपूत हितकारिणी सभा कर दिया गया था 1888 अजमेर में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। ऐसी जो चीज़ें होती है वो पेपर में पूछी जाती हैं और इनसे बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं टच में नहीं होता, तो ऐसे सवाल जो हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपका इससे कोई सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।